क्लास 9 कौशल बोध चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फाइन, पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये जो है ये आपका कंपलसरी प्रोजेक्ट है, चैप्टर नंबर 1 है ना। नाम है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि खेती में जो प्रैक्टिसेस होती हैं, खेती में एक किसान क्या क्या चीज़ें करता है, वो सारे काम इस कौशल विकास की क्लास में आप समझोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 जो है इसका हम कुछ पोर्शन इस वीडियो में पढ़ेंगे। आने वाले जो कंसेप्ट्स हैं वो आने वाले वीडियोस में पढ़ लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन्होंने एक चार्ट दिया है और ये चार्ट ज्योग्राफी को समझने में भी आपकी मदद करेगा, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो ज्योग्राफी में भी पढ़ने को मिलता है। फाइन, तो यहाँ पे देखो इन्होंने चार्ट दिया है। इस चार्ट में क्या है कि ये एक क्रॉपिंग सीजन बेस्ड चार्ट है। ठीक है ना, हमारे क्रॉपिंग सीजन कौन से होते हैं? एक रबी होता है, एक खरीफ होता है और एक जायद होता है। फाइन, 3 हो गए। अब रबी कौन सा है? ये सर्दियों वाला है, ठंडी वाला है। खरीफ कौन सा है? ये गर्मियों वाला है। ठीक है ना, मानसून के अराइवल से स्टार्ट हो जाता है। और जायद कौन सा है? ये जो भयंकर गर्मी के 2-3 महीने होते हैं ना, जून जुलाई वाले, ये वो वाला होता है। फाइन, तो चलो अब समझो। तो इन्होंने सबसे पहले आपको डिटेल में समझाने के लिए क्या दिया, यहाँ पे दिए गए हैं मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ जाओ रबी को। तो रबी का ग्रोइंग सीजन के मंथ हैं जैन फेब, कुछ मार्च का हिस्सा, और हार्वेस्टिंग के हो गए कुछ मार्च का हिस्सा, अप्रैल और मई। तो यहाँ तक आपकी जो है रबी की फसलें इस टाइम पे बोई और काट ली जाती हैं। तो ग्रोइंग सीजन के मंथ भी गिवन है और हार्वेस्टिंग के भी मंथ गिवन है। और रबी में यानी कि ठंडी के मौसम में आप क्या उगाते हो भाई? आप वीट गेहूँ उगाते हो, बार्ले जौ उगाते हो, पीज मटर उगाते हो, मस्टर्ड उगाते हो, ग्राम उगाते हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप उगाते हो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ो। फिर आगे हम देखते हैं तो देर इज़ खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप कब से बोनी स्टार्ट हो जाती हैं? तो देखो, ऑनसेट ऑफ मानसून, साउथ इंडिया में मानसून पहले आता है ना। तो जून के एंड तक, लास्ट वीक तक वहाँ पे अराइवल मानसून का हो चुका होता है। ठीक है, तो मानसून के साथ ये बोई जाती हैं। तो सोइंग सीज़न के मंथ आप देखो, फसलें कब बोई जाती हैं? तो यहाँ पे आप देखो, जून हो गया, जुलाई हो गया और कुछ पार्ट अगस्त हो गया। फिर अगस्त, सितंबर और कुछ हिस्सा अगस्त का ये ग्रोइंग सीज़न का हो गया। फाइन, उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक ये फसलें काट ली जाती हैं। राइट, तो ये इनका टाइम है। अब ये फसलें कौन सी हैं? ये फसलें हो गई भाई आपकी राइस है, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना। तो राइस हो गया, मेज़ मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, शुगर केन हो गया, ग्राउंड नट मूंगफली हो गया, कॉटन हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो ये उसी टाइम पे उगती हैं जब बारिश होती है। राइट, तो ये सब चीज़ें। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ जायद। तो जायद वो टाइम की फसलें हैं जब खूब ज़्यादा पीक पे गर्मी होती है, और ये वाटर बेस्ड क्रॉप्स हैं। तो जैसे कि वाटरमेलन हो गया, कोकम्बर हो गया, मस्क मेलन हो गया, पम्पकिन हो गया, ये सब। और अगर यहाँ पे आप देखो तो इनका टाइम कौन सा है? तो इनका टाइम आप नोटिस करो, ये हो गया आपका कुछ मार्च, कुछ अप्रैल हो गया, मई, ख़ास तौर पे जून जुलाई, है ना। तो सोइंग सीज़न ये वाला है, ये 2 महीने, अप्रैल में। जून जुलाई में इनकी फसल आ जाती है हमारे पास। ठीक है ना, और फिर मतलब हार्वेस्टिंग हो जाती है, और अगस्त तक थोड़ा सा ये चलती हैं। तो जो पीक गर्मी के मंथ होते हैं ना, उस टाइम ये वाटरी क्रॉप्स होती हैं, है ना, ताकि हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ, हमारी बॉडी में पानी बना रहे, हाइड्रेशन बना रहे। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है, यानी कि हमारा एग्रीकल्चर, हमारी बॉडी का फंक्शन, ये सब नेचर के साथ एकदम मिली जुली चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये आपका चार्ट है, और बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। अगर आप ये चार्ट अपने सामने रखते हो ना और बार बार इसे देखते हो, तो रबी, खरीफ, जायद, ये फसलें हैं, कौन सी कब उगती है, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाती है चीज़। तो इसमें बस इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है। अब इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ना। तो वही है कि भाई एग्रीकल्चर एक बहुत ही पुरानी एक्टिविटी है। हम इसको ट्रेस कर सकते हैं 7-8 हज़ार साल पहले से। ठीक है, हमारी जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन है सब करते आए हैं एग्रीकल्चर। वेजिटेबल्स उगती हैं, सीरियल्स उगते हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क हैं, एग्स हैं, इसके साथ पोल्ट्री फार्मिंग भी हो जाती है, एनिमल हस्बेंड्री भी हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क में ये देखो ट्रैक्टर का सिंबल दिखा रखा है ना, किसान इस पे बैठा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, ये इसमें खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, और आजकल तो एआई भी आ गया है। एआई की मदद से हम काफ़ी सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये एक छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर क्या दे रखा है? इसमें है ये कृषि
पराशर। तो ये कृषि पराशर क्या है, ये एक ऐसी मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल साइंस है जो कि एंशियंट टाइम से चली आ रही है, जिसमें हम मिट्टी को कैसे तैयार करें, फसलें कैसे बोएं, हम इरिगेशन कैसे करें, जो है सीज़न के हिसाब से क्या प्लानिंग करें, जो पेस्ट जो लग जाते हैं कीड़े मकोड़े फसलों में उनको हम कैसे जो है दूर करें, और सॉइल डिग्रेडेशन से कैसे बचाएं, ये सब चीज़ें, मिट्टी की जो है फर्टिलिटी को कैसे मेंटेन करें, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो एग्रीकल्चर हैज़ शेप्ड इंडिया सोशियो कल्चरल लाइफ। बिल्कुल हमारा जो है सोशल लाइफ, हमारी कल्चरल लाइफ इससे इम्पैक्ट है, ठीक है। सोशियो कल्चरल लाइफ हमारी क्रिएटेड है बाय दिस वे। तो इन्फ्लुएंसिंग इट्स ट्रेडिशनल एंड रूरल लाइफस्टाइल। तो हमारी रूरल लाइफस्टाइल है, रूरल गांव कौन से, गांव वहीं जहाँ खेती होती है, ठीक है ना। और हमारी कम्युनिटीज़ को भी स्ट्रेंथन करता है ये। फार्मिंग फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे फेस्टिवल हैं, बैसाखी हो गया जैसे कि, बहुत ही सारे फेस्टिवल हैं जो खेती से रिलेटेड हैं। दिस सेक्टर हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द नेशन। देश को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे देश की सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो लगी हुई है ना, वो खेती में लगी हुई है। लेकिन ये बात समझो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये एक डेटा है 2024-25 का, जिसमें ये हमारे देश की जीडीपी, ठीक है, हमारे देश की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है इसका, 16%, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को काम देता है एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन जीडीपी में 16% देता है। लेकिन ये 16% भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसान नहीं होगा तो हमारे पास फूड क्रॉप्स कहाँ से आएंगी, राइट। उसके बाद अगला कंसेप्ट है वैल्यू चेन। तो ये वैल्यू चेन क्या होती है? वैल्यू चेन एक सिंपल सी चीज़ है। जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन में, जैसे हमने गेहूँ बोया, गेहूँ काट लिया, उस गेहूँ को फिर हमने आगे भेज दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, फिर वो फैक्ट्री में चला गया, उसने पिसाई करी, फिर से कॉस्ट एडिशन हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें ऐड की, उसका बिस्किट बना दिया, फिर से कॉस्ट एडिशन हो गया, पैकेजिंग की, फिर से कॉस्ट एडिशन हो गया, ठीक है, और मार्केट में बेचा, तो फिर वो थोड़ा महंगा बिकेगा, जाहिर सी बात है। तो कॉस्ट एडिशन यानी कि हर एक स्टेज पे, प्रोडक्शन में हर एक स्टेज पे कॉस्ट एडिशन होता चला जाता है। यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि भाई इस पैराग्राफ में जब भी आप फ्रूट्स खरीदते हो तो सुपरमार्केट में आप खरीदोगे तो आपको सुपरमार्केट में ये चीज़ें महंगी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी, ठीक है, 300 to 400% हाइयर देन द वेजिटेबल ब्रोट इन द मंडी। मंडी में खरीदोगे तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी, ठीक है। सुपरमार्केट में एकदम फैंसी तरीके से पैकेजिंग वैकेजिंग कर कुरा के, और सुपरमार्केट का किराया विराया, ट्रांसपोर्टेशन को न जाने क्या क्या तरह के चार्जेस ऐड करके आपको बेचे जाएंगे, तो जो कि बहुत महंगा पड़ेगा, है ना, ये सब चीज़ें। और हर एक यहाँ पे देखो चार्ट दे रखा है भाई, पहले फार्मिंग हुई, प्रोडक्शन हुआ, 100 रुपये ओवर ऐड हो गए, पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग हुई, उसे किसी बिल्डिंग में प्रोडक्शन को रखा गया, उसमें 15-20% कॉस्ट एडिशन हो गई, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करना पड़ा किसी तरह का, तो 30 से 50% कॉस्ट एडिशन हो गई, फिर मार्केटिंग करी, मार्केटिंग में भी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कॉस्ट ऐड हो गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद तो इस तरीके से हर एक प्रोसेस में जो प्रोडक्शन हमारा होता है उसमें वैल्यू बनती चली जाती है, वैल्यू एड ऑन होती चली जाती है, और जो है वैल्यू चेन क्रिएट होती है। तो इस चीज़ को वैल्यू चेन बोलते हैं, जहाँ एक प्रोडक्शन जैसे जैसे स्टेजेस में आगे बढ़ता जाता है उसके साथ पैसा और ज़्यादा पैसा एड ऑन होता चला जाता है, यही वैल्यू चेन है, ठीक है। और इस वैल्यू चेन में ये सारे लोग जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये सारे अर्निंग भी करते हैं, ये भी इसकी एक बात है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया एक पोर्टफोलियो। तो सेलेक्ट एनी प्रोडक्ट यू कैन ट्रेस बैक टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, आप राइस ले लो, आप गेहूँ ले लो, आप एप्पल ले लो, आप बनाना ले लो, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, ठीक है ना। फाइंड आउट, यू कैन डू ऑन इंटरनेट सर्च, आस्क डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग वेजिटेबल सेलर्स, ठीक है। प्राइस ऑफ द रॉ प्रोडक्ट, भाई वो रॉ प्रोडक्ट किसान के हाथ से जब जाता है, किसान जब उसे मार्केट में बेचता है तो वो कितने का बेचता है, उसका प्राइस क्या है उस टाइम, प्राइस सोल्ड बाय द फार्मर, है ना, तो किसान कितने में बेचता है, कॉस्ट एट विच इट इज़ सोल्ड, और मार्केट में कंज्यूमर को भी कितने में बेचा जाता है, वो कॉस्ट क्या है। सो व्हाट इज़ द प्राइस डिफरेंस, और उन दोनों में किसान जितने में सेल आउट करता है, कंज्यूमर जितने में बाय करता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो फ़र्क आप पता लगाओ। फाइंड आउट वाई द वैल्यू ऑफ द रॉ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हैज़ इंक्रीज, और पता लगाओ कि उस रॉ प्रोडक्ट की जो कीमत है वो किसान के हाथ से जाने के बाद और कंज्यूमर के हाथ में आने तक वो बढ़ी क्यों, ठीक है ना, तो वो कैसे इंक्रीज़ हो गई है, ये आप पता लगाओ। अब उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एग्रो क्लाइमेटिक रिलेशनशिप। तो एग्रो क्लाइमेटिक रिलेशनशिप है जो है इससे ये वाला पोर्शन और इससे आगे थोड़ा कुछ ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वीडियो में जुड़े रहें, आने वाले वीडियोज़ में इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आती रहेंगी, हम सारा कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।